ये रहे हमारे पास केस स्टडीज, ठीक है। देखो, बहुत सारी केस स्टडी है, मेरे ख्याल से 8 या 9 केस स्टडी मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि अलग-अलग टॉपिक्स के हैं। तो शुरू के 2 केस स्टडी में आंसर है, बाकी सभी में नॉन आंसरेबल है, ठीक है। तो मैं जितना मेजॉरिटी अभी हम क्लास में कर सकेंगे, सारी केस स्टडी करने की कोशिश करेंगे, और जो एक आध लास्ट में केस स्टडी छूट जाएंगे, वो आपका होमवर्क रहेगा। ये पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगा टेलीग्राम के ग्रुप में भी और व्हाट्सएप के ग्रुप में भी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सबको सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज कोशिश करना कि 480p से नीचे ना देखो, 720 में देखो या फिर 480 में देखो, ठीक है, ताकि आपको ये विजन क्लियर रहे, दिखता रहे सब कुछ। चलो स्टार्ट करें। इज माय वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। आज तो आवाज क्लियर है या नहीं, जल्दी बताओ। आज बहुत मजा आएगा भाई साहब, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या मेरी वॉइस क्लियर है। अब बीच बीच में कमेंट करने के लिए बोलूंगा भाई साहब, करना पड़ेगा, ऐसा ना चलेगी। हाँ भैया, जोया को क्लियर है, अनामिका को क्लियर है, हरजोत को भी क्लियर, नैना को भी क्लियर। नैना नैना आपके 2 क्वेश्चन है। नैना ने भी मुझे 2 क्वेश्चन भेजे थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने सबको एक साथ ही करवा दूंगा, ठीक है। अभी बीच में जब ब्रेक लेंगे तब वहां पहुंचेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ, अनस आ जाओ। स्नेहा भी आ गई, बहुत बढ़िया। देखो भाई, तो अपने पास जब भी हम बात करते हैं केस स्टडी की, तो सबको पता है एक फेमस आएगा, हमेशा फेमस टॉपिक ही केस स्टडी बनता है, ये फिक्स है। या तो वो सेमीकंडक्टर पे बन रहा होगा, या फिर वो ऑप्टिक फाइबर पे बन रहा होगा, ऐसे किसी फेमस टॉपिक पे बन रहा होगा, समझ रहे हो। तो आपको ये जो पैराग्राफ दे रखा होगा, उस पैराग्राफ को कई बार पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती है, और कई बार पढ़ना ही पड़ता है। मैं दोनों टाइप के केस स्टडीज लेके आया हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले आप पैराग्राफ देख के बस इतना पता कर लो कि किस टॉपिक का केस स्टडी है। तो जहां आप पैराग्राफ की पहली लाइन पढ़ोगे, जो पहला सेंटेंस ही है, उसी में लिखा हुआ है सेमीकंडक्टर, मुझे समझ में आ गया कि ये जो टॉपिक है वो सेमीकंडक्टर का है। अब मैं जाऊंगा डायरेक्टली नीचे और क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करूंगा। तो मैं जानबूझ के कह रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि टाइम कम मिलेगा, तो आप पहले देख लिया करो क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रखे हैं, ठीक है। तो इसको हम पहले क्वेश्चंस पे मूव करेंगे और क्वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे। क्या मुझे क्वेश्चन देख के पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत है? कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ क्वेश्चन ही आपको पहले से ही आता है, वही पुराने घिसे पिटे क्वेश्चंस होते हैं, समझ रहे हो। तो बार बार पैराग्राफ पढ़ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहाँ पैराग्राफ पढ़ना है ये मैं बताऊंगा आपको। देखो मेरी बात सुनो, हिमानी प्रजापति, सुनो मेरी बात। देखो बच्चा, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर ए। नैना क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलाश क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर अ डायोड डी इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ इतना, ठीक है दीपांशु, एंड ईएमएफ ऑफ 3.5 वोल्ट। सबको समझ में आ गया कि भाई साहब रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 100 ओम, वोल्टेज कितना दे रखा है, 3.5, जो यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, सबको दिख रहा है ना। इफ द बैरियर पोटेंशियल डेवलप अक्रॉस द डायोड इज 0.5। अब डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0.5 है, और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस में करवाया है। कितने लोगों को याद आया? जल्दी से मुझे बताओ, कितने लोग इसका आंसर बता सकते हैं मेरे से पहले। मैं देखता हूं कितने बच्चों को याद है। एमसीक्यू प्रैक्टिस में करवाया है मैंने ये क्वेश्चन, डायोड वाला, जब डायोड का भी वोल्टेज दे रखा हो और यहाँ पे भी वोल्टेज दे रखा हो, अब पूछा क्या गया होगा, करंट। करंट या रेजिस्टेंस, दो ही चीज पूछी जाती है। याया ने आंसर निकाल दिया है, 30 मिली एम्पियर बता रहा, बता बिल्कुल सही बता रहे हो। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी निकालो यार। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, आपने कर रखा है, आपको क्या करना है, पहले नेट वोल्टेज निकालना है। नेट वोल्टेज कैसे निकालोगे, माइनस करके। जो 3.5 है माइनस कर दो 0.5 जो दे रखा होता है डायोड के अक्रॉस, और कितना बनेगा, वी नेट। वी नेट बन जाएगा 3 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 100। तो जल्दी से लगा दो, आई इज इक्वल टू में वी बाई आर होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे, 3/100 हो जाएगा। 3/100 सही लिखा मैंने, बिल्कुल सही लिखा मैंने। अब इसको आई इजकल टू करोगे 3, और ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। इसको -3 करने के लिए 30 कर दो, ये 10⁻3 हो जाएगा एम्पियर में। आंसर जाएगा 30 मिली एम्पियर। किस किसने आंसर बता दिया? अनिशा महतो ने बता दिया, स्नेहा ने भी बता दिया, बहुत बढ़िया। ये कौन से चैप्टर का यार, सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है यार, एमसीक्यू में करवाया था मैंने। करण ने बता दिया, हरजोत ने भी, नैना ने बता दिया, और दीपांशु ने बता दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। इस टाइप के क्वेश्चन मत भूला करो, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। जहां डायोड के अक्रॉस वोल्टेज दिया जाए, आपको पहले माइनस करना है और फिर ओम्स लॉ लगा देना सीधे सीधे। आसान क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन, आपने ये दूसरी बार किया है। अब देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत बार पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। 4 क्वेश्चन आएंगे, 4, कम से कम 4 क्वेश्चन होते हैं एक स्टडी में। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो प्लीज साथ साथ में लेते चलना, ठीक है। ओके, मिटा दियो। अब आ जाओ भैया अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन का हो रहा है, क्वेश्चन नंबर बी, ये रहा क्वेश्चन नंबर बी। जल्दी से पढ़ेंगे। या क्वेश्चन क्या कह रहे हो, क्वेश्चन कह रहे हो है कि मुझे बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्स बायस। देखो यहाँ पे मैं एक चीज नोटिफाई करना चाहूंगा, मुझे पता है आपको ये आंसर पहले से ही आता होगा, आप बहुत जल्दी कर दोगे, लेकिन ध्यान से बस इतना पढ़ लेना स्नेहा कि यहाँ पे क्या दे रखा है, फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस। इस चीज पे धोखा खाने की जरूरत नहीं है। बच्चे जल्दबाजी में कई बार अपने मतलब की, मतलब उस टाइम पे एग्जाम प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना, तो बच्चे बस इस पे ध्यान दिया करो, किसका पूछा गया, फॉरवर्ड की रिवर्स।
रिवर्स पूछा है तो अपने ब्रेन में या फिर साइड में कहीं लिख लो कि रिवर्स में क्या होता है, एन होता है हायर पे, लिख लिया करो। मैं सच बता रहा हूँ, एग्जाम प्रेशर इतना ज्यादा होगा उस वक्त कि आप पढ़ तो लोगे रिवर्स है, लेकिन आंसर फॉरवर्ड का लगा क्या होगा, फिर एग्जाम से निकलो ना बड़ी दिक्कत होती है, इतना ज्यादा टेंस हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ छोटा सा लिख लिया करो, जहां रिवर्स मतलब एन हायर पे, अब बस इतना सा छोटा सा काम कर लिया। अब ढूंढ लो कौन सा आंसर होगा। चलो देखते हैं कौन कौन बता रहे हो, बताओ भाई कौन कौन सा इसमें से रिवर्स बायस है या फिर कौन सा रिवर्स बायस है। क्या ए वाला रिवर्स बायस है? सब कौन बता रहा है? किसने बताया? टेट टॉक ने बताया ए, स्नेहा ने बताया सी, दीपांशु ने सी, नितिन ने सी, नैना ने ए। चलो भाई चेक कर लेते हैं। ए को वोट जा रहा है और सी को वोट जा रहा है। बहुमत की सरकार डी, सोनी डी पे जा रही है, बताओ। जोया ने सी बोल दिया, याया ने सी बोल दिया, अनिसा मेहता ने, भाई सी की वोटिंग बढ़ रही है भाई, सब सी की वोटिंग बढ़ रही है। सी वाली जीत जाएंगे ऐसे तो। शेर शाबाश, अपना ही ऑप्शन लेके आएगा ये ई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अदिति ने सी बोला, दीपांशु डी दिख नहीं रहा, एक मिनट दीपांशु रुक जाओ, मैं इसको मिटाता हूँ और डी पे आता हूँ। डी 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 ऑप्शन भी देख लो भाई, ये रहा, अब दिख जाएगा। तो मैं पहले ए को एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ बच्चों का ए आंसर था, पहले उसको एक्सप्लेन कर देते हैं फिर नीचे करेंगे। सुनो मेरी बात, देखो भाई साहब, -12 जो है ना भाई साहब वो छोटा है, और प्लस का जो -5 जो है ना वो बड़ा है, ये हायर पोटेंशियल है यार। -5 इज ग्रेटर देन -12 ना, सबको पता है, और ये लोअर पोटेंशियल है। हायर पोटेंशियल पे कौन है? पी है, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस, एज सिंपल इट वाज, राइट। तो ये पहला आंसर तो नहीं होगा भाई, पहला फॉरवर्ड बायस है। फिर हम चेक करेंगे सी को, कुछ बच्चे सी को कह रहे थे, हम डायरेक्टली सी को चेक करेंगे। सी वाले को देखते हैं। देखो भाई, प्लस का 5 और जी, ये भाई साहब अर्थिंग है। अर्थिंग, ई को हम अर्थिंग कहते हैं, और अर्थिंग मतलब वोल्टेज कितना लेना होता है हमको, ZERO, जीरो, समझे कि नहीं समझे? तो ये अर्थिंग हो गया, वोल्टेज यहाँ का जीरो लेंगे, यहाँ का वोल्टेज कितना है, प्लस का 5, तो ये हो गया हायर पे। और हायर किससे कनेक्टेड है? ओ तेरी, एन से कनेक्टेड है। और अगर एन हायर हो तो कौन सा बायस होता है? रिवर्स बायस होता है ना यार, यही आंसर होगा, बिल्कुल सही। सी वाले जीत गए, बहुमत की सरकार हुई। किस किसने सी बोला था? बिल्कुल सही बताए हो, बिल्कुल सही बताए हो, नैना ने बिल्कुल सही बोला है। बट आंसर सी है, बिल्कुल सही है। प्रभात ने भी आंसर सी बताया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अनामिका ने बताया। अरे यार लड़ाई मत करो, अरमान शेर चुप हो जाओ, चलो आ जाओ, पढ़ाई कर लो नालायक, केस स्टडी अच्छी खासी है ये, समझ रहे हो? पता है कई बार जो मैं केस स्टडी करा रहा हूँ, या हो सकता है ये एमसीक्यू में आ जाए। केस स्टडी में नहीं आया, एमसीक्यू में सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो वहां पे दुख होगा। फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का केस एमसीक्यू में पूछा सकता है, रिवर्स बायस में पूछा सकता है। जो पहला क्वेश्चन कराया ना वो डायोड को वोल्टेज वाला, वो भी एमसीक्यू में आ सकता है। इसीलिए मैं जानबूझ के छट छट के क्वेश्चन लेके आया हूं, अच्छे अच्छे। देखो पढ़ाई करो पहले तो, आ जाओ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 हो गए, तीसरे पे मूव करते हैं, सी वाले पे। सी वाला क्वेश्चन कह रहा है, नैना मेरी बात सुनो, कैलाश क्या कह रहा हो ये, अनीसा, बेस्ड ऑन द वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ जो होता है डायोड का, हरजोत, वी कैन जस्टिफाई द डायोड एज, डायोड कैसा है? बाइलेटरल डिवाइस है, ओहमिक डिवाइस है, नॉन ओहमिक है, या फिर पैसिव एलिमेंट है? यार इसका तो आंसर कितनों को पता है, बताओ मेरे को जल्दी बताओ। कौन कौन आंसर दे सकता है इसका? नितिन ने, नैना ने, ओ तेरी भाई साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सोनी ने भी बोल दिया, नैना ने बोल दिया, स्नेहा ने बोल दिया, याया ने बोल दिया, हरजोत ने भी सी सी, बहुत बढ़िया, जीत गए जीत गए, बस बस रहने दो रहने दो। मेरे को चलो अच्छी बात है कि आपको याद भी है। सारे के सारे सेमीकंडक्टर के जितने भी ग्राफ है, चाहे वो पीएन जंक्शन का ग्राफ हो, चाहे वो ट्रांजिस्टर का ग्राफ हो, किसी का भी हो, वो बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, नॉन ओहमिक सर्किट होता है, बिल्कुल सही। वेरी गुड, मजा आया भाई साहब, शेर ने भी सही आंसर दिया। अनिसा मैं तो यार ए नहीं होगा बच्चा, नॉन ओमिक सर्किट होगा। ओमिक नहीं होता ना वो, ओम्स लॉ क्या कहते हैं कि ग्राफ कैसा बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, ये वाला ग्राफ तो है नहीं। पीएन जंक्शन का ग्राफ देखोगे तो अलग ही चल रहा होता है वो, ऐसा करके, है ना, तो इसको हम नॉन ओमिक ग्राफ कहते हैं बच्चा। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, 3 क्वेश्चन हो गो, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो दीपांशु, ई वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आपको सारे ऑप्शन दिखे। देखो अब 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, 3 ग्राफ दिख रहे होंगे। तीनों ग्राफ में ये एक ग्राफ मतलब एक डायग्राम है, 2 डायग्राम हो गए यहाँ पे, एक वाला डायग्राम, दूसरा वाला डायग्राम, स्नेहा ये तीसरा डायग्राम है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन कह रहा है, हरजोत, टू आइडेंटिकल पीएन जंक्शन डायोड कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज बाय 3 डिफरेंट मेथड। 2 अलग अलग पीएन जंक्शन डायोड को 3 अलग अलग तरीके से जोड़ दिया गया। ध्यान से देखोगे तो इसमें पी पहले है और इसमें एन पहले है, मतलब ये ऐसे करके है तो ये उल्टा कर दिया है,
मतलब ये फॉरवर्ड बायस तो ये रिवर्स बायस, ऐसे करके। इसमें दोनों फॉरवर्ड बायस है और इसमें दोनों रिवर्स बायस है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं हमसे, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन द जंक्शन इज सेम, मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ओके, देन द करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा बताओ। और मैं आपको ऑप्शन भी दिखा दे रहा हूं, ये 3 ऑप्शन दे दिए उन्होंने, कहा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये लो, अब ऑप्शन है आपके पास, नीचे दे रखा है। मैं सबसे कह रहा हूँ प्लीज 720p से नीचे मत देखना या फिर 480p से नीचे मत देखना, अच्छे से दिखेगा ताकि आपको कौन कौन ऑप्शन बता रहा हो। नैना ने आंसर बताया बी, हरजोत ने आंसर बताया बी, याया ने बताया बी, बहुत बढ़िया। चलो चेक करते हैं, करण साहू ने भी बताया बी। यार ये नहीं तो मुझे चाइनीज आती है भाई, ना ही मेरे को कोरियन आती है, तो प्लीज अपना नाम बता दो। ठीक है, हर्षित ने भी बी बता दिया, जोया ने भी बी बता दिया, बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ, रिपीट अगेन। कछु नहीं कह रहा है, शेर सुनो मेरी बात, कह रहा है ये 3 सर्किट है, ठीक है, इनमें से बताओ कौन से सर्किट सही है। अब ध्यान से देखोगे तो एक को फॉरवर्ड का रखा है, एक को रिवर्स का रखा है, ये दोनों फॉरवर्ड फॉरवर्ड है और ये दोनों रिवर्स रिवर्स है। तो अपने हिसाब से देखो, मैं आपको इस टाइप के सर्किट का आंसर बताता हूँ कि जो फॉरवर्ड और रिवर्स एक साथ जोड़े ना, वो सर्किट गलत होता है। क्यों? क्योंकि इसमें नेट पोटेंशियल ड्रॉप ही जीरो हो जाएगा। जैसे इसका मान लो ये प्लस का 0.5 दे रहा है, तो ये माइनस का 0.5 दे देगा और नेट जीरो कर देगा, सर्किट ब्रेक कर देगा। तो जो एक में ही फॉरवर्ड रिवर्स जो रखा हो वो सर्किट गलत होता है बस। बाकी दोनों फॉरवर्ड है तो भी बढ़िया, दोनों रिवर्स है तो भी बढ़िया। तो ऑप्शन ढूंढ लो सेकंड और थर्ड वाला। सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन कौन सा है? बी। और जिन लोगों ने बी बोला बिल्कुल सही बोला भाई साहब, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है, लग रहा है पढ़ा है आप लोगों ने 4 दिन में कुछ, बहुत बढ़िया, शाबाश। लेकिन ऐसे टाइप के कॉन्सेप्ट याद रखना कि फॉरवर्ड रिवर्स सेम नहीं आना चाहिए, या तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड या फिर रिवर्स रिवर्स, ठीक है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हरजोत, ये हो गया अपने पास 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चौथा क्वेश्चन आ जाओ भाई। ओ भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं सबसे कह रहा हूँ ध्यान से सुनते रहना, ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन अचानक से आ जाए ना, तो बच्चे उस टाइम पे करंट मोमेंट पर सोच नहीं पाते हैं, सच बता रहा हूँ। देखो भाई, जो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी, पढ़ लो एक बार, पढ़ लो। कछु नहीं कर रखा है इसमें, इसने हाँ एक ग्राफ दे रखो है अपनों को, या एक ग्राफ दे रखो है, उसके नीचे क्वेश्चन पूछ रखो है कि द वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऑफ द डायोड इज शोन इन द फिगर। सबको पता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ दिखा रहे हो, आई किस में है? मिली एम्पियर में है। वी किस में है? वोल्टेज में है। ठीक है भाई साहब, आगे मूव करते हैं हम। हमको जो बोला गया आगे पढ़ेंगे। द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड व्हेन करंट इज इक्वल टू 15 मिली एम्पियर टू द रेजिस्टेंस ऑफ 10 वोल्ट, इतना। अब ये क्वेश्चन बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा, जल्दी सच बता रहा हूँ मैं। जिन बच्चों ने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं करी है ग्राफ पे न्यूमेरिकल, पीएन जंक्शन के ग्राफ पे न्यूमेरिकल, उन बच्चों को ये क्वेश्चन जल्दी समझ में नहीं आएगा, फिर वो घबराएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखो एक केस फॉरवर्ड बायस दे रखा होगा, सबको पता है ये फॉरवर्ड बायस का केस होता है जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला रिवर्स बायस का बनता है, राइट, रिवर्स बायस्ड। अब आपको बोला गया कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस का रेशियो निकालो। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस निकालो, यानी कि रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस अपॉन में रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस, ये निकालना है आपको। कैसे निकालोगे? पहले फॉरवर्ड बायस में जाके रेजिस्टेंस निकाल लो, फिर रिवर्स बायस में जाके निकाल लो, और फिर दोनों को डिवाइड कर दो। मैं अभी कमेंट नहीं पढ़ूंगा ना, कमेंट नहीं पढ़ूंगा मैं अभी, सुनो पहली बात तो कैसे करेंगे इसको मैं बताता हूँ। देखो इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि हमको पेज मिल जाए। देखो भाई, बहुत आसान क्वेश्चन से एक है ये भी, मैं ग्राफ यही दिखा दे रहा हूँ आपको जूम करके, ये लो, अब दिख रहा होगा सही से क्लियर। देखो भाई मैं क्या कह रहा हूँ, या मेरी बात सुनो, स्नेहा बच्चा अनस मेरी बात सुनो। सबसे पहले हम फॉरवर्ड बायस की बात करेंगे, तो इन फॉरवर्ड बायस मैं करवाऊंगा भाई साहब, आराम से करवाऊंगा मैं इस क्वेश्चन को, ना जल्दबाजी ना मचाऊंगा मैं इसमें। फॉरवर्ड बायस में अपने को चाहिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वी बाई आई, और ओम्स लगा लिया करो यार, वी इक्वल टू आई आर लिखा करो, जो आई बोले तो आई निकाल लिया करो, रेजिस्टेंस बोले तो रेजिस्टेंस निकाल लिया करो। आर निकालना है यहाँ से, इसने आर निकालना है जो है, तो आर इक्वल टू में क्या बनेगा? वी अपॉन में आई। अब वोल्टेज कहाँ लोगे? तो कोई भी 2 डिफरेंस पकड़ लिया करो जो आपको ग्राफ में डिस्टिंक्टली क्लियर हो। हर बार अलग अलग ग्राफ आ सकता है, अलग अलग ग्राफ आ सकता है, जैसे ये ग्राफ है तो इसका ग्राफ पलट भी सकता है। पीवाईक्यू देखोगे तो अलग अलग ग्राफ भी दे रखे हैं बहुत बार। तो 2 ऐसे वैल्यूज पकड़ा करो जिसमें आपको क्लियर विजन दिख रहा हो। जैसे मुझे दिख रहा है कि 10 पे ये जाके डॉट 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 करके जाके कहाँ जा रहा है? 0.7 पे जा रहा है, ठीक है। और 20 पे कितने पे जा रहा है? डॉट 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 करके ये जा रहा है 0.8 पे, ठीक है। और 15 वाला क्लियर नहीं है, तो जो क्लियर नहीं है वो नहीं लेंगे हम,
समझ रहे हो? वो ना लेंगे। हम बोलेंगे डेल्टा V अपॉन में डेल्टा I कर दो। मैं यहाँ लिखूँगा डेल्टा V अपॉन में डेल्टा I। फॉरवर्ड बायस में हमेशा डेल्टा करके आंसर निकालना, मैं पहले बता रहा हूँ। डेल्टा V मतलब ये एक्स एक्सिस वाला वोल्टेज, तो 0.8 माइनस 0.7 हो जाएगा। अनामिका डेल्टा I मतलब करंट वाला कितना होगा? 20 माइनस 10, तो 20 माइनस 10। लेकिन यहाँ पे एक सिली मिस्टेक हो सकती है, और अनीसा में तो सिली मिस्टेक का है कि ये मिली एम्पियर में है। और या बच्चे मिली एम्पियर लेना भूल जाएंगे यार, मिली मतलब 10 की पावर माइनस 3 ना लोगे, ये भी लेना पड़ेगा, ऐसा ना चलेगा भाई साहब। तो 0.8 माइनस 0.7 इट विल बी 0.1, 20 माइनस 10 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, राइट। अब इसी को सॉल्व करूंगा, पॉइंट हटाऊंगा, एक और जीरो लग जाएगा, 100 हो जाएगा। और सबको पता चल गया होगा ये 1 अपॉन में हिमानी प्रजापति 100 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा बच्चा। यहाँ पे माइनस 3 ऊपर भेज दो, प्लस 3 हो जाएगा, तो यानी कि 1000 हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस 3 मतलब तो 1000 ना, नीचे में 100 होता है। कट्टिस कट्टिस खेल लो, रेजिस्टेंस आया 10 ओम, ये हमारा फॉरवर्ड बायस का है, RF लिख देना, ये हो गया। अब आओ रिवर्स बायस में। सच्ची बता रहा हूँ, देखो ऐसे करना पड़ेगा भाई साहब, पेशेंट लेके करना। और इस क्वेश्चन को जानबूझ के करा रहा हूँ, ये हो सकता है कि 2 या 3 नंबर के न्यूमेरिकल वाले पार्ट में भी आ जाए। अच्छा क्वेश्चन है ये, सुनो। इन केस ऑफ रिवर्स बायस, है ना, रिवर्स बायस की बात करेंगे। रिवर्स बायस में कछु नहीं होता, कछु नहीं होता, छोटी मोटी चीजें सुनो। रेजिस्टेंस इजकल टू, मैं फिर से V अपॉन में आई लिखूंगा। और रिवर्स बायस में ऑलवेज देखोगे, जितने भी ग्राफ देखोगे ना, सब में एक ही वोल्टेज एक ही करंट दे रखा होगा। जैसे देखो यहाँ पे वोल्टेज कितना है 10, करंट कितना है 1 माइक्रो एम्पियर। देखो यहाँ पे घोटाला मत करना, मैं सब यूनिट में यूनिट देगा, 10 है और 1 माइक्रो है, माइक्रो माइक्रो देख लो म्यू लिखा हुआ है। तो आ जाओ लगा दो यहाँ पे। वोल्टेज कितना लोगे 10, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, माइनस प्लस ना ले रहे हो। और यहाँ पे करंट कितना लेंगे 1 माइक्रो, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ऊपर जाएगा, तो R इजकल टू हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 6, और इसी को आप लिख सकते हो 10 की पावर 7। तो ओम लिख दिया हमने, ऐसे करके ये हमारा रिवर्स बायस का निकल गया। अब रेशियो निकालना था यार, डिवाइड कर दो, क्या करना है। और फॉरवर्ड बायस अपॉन में रिवर्स बायस, R लिख दे रहा हूँ। फॉरवर्ड बायस में कितना आया था 10, रिवर्स बायस में कितना आया है प्लस का 7, और ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 7 हो जाएगा। सबको पता है ये 10 की पावर माइनस 6 लिखा जा सकता है। तो फाइनल आंसर देखो 10 की पावर माइनस 6 में, मैं इसको यार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है इस टाइप के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे तो ले लो, ताकि मैं इसको स्लाइड करूँ, ऑप्शन दिखा सकूँ आपको। 1 2 3, आई होप कि आपने ले लिया होगा। मूव करते हैं अगले पे, मिटाते हैं। हमारा आंसर आया 10 की पावर माइनस 6, मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ। देखो भाई, हमारा रेशियो क्या आया है 10 की पावर माइनस 6, रेशियो आया 10 की पावर माइनस 6। चलो अब ऑप्शन ढूंढते हैं, ऑप्शन हो कि ना हो। 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन में से डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सबको दिख गया होगा। 10 की पावर माइनस 6 भी ऑप्शन में, देखो प्लस 6 भी जानबूझ के दे रखा था कि बच्चा गलती करे, समझ रहे हो, समझ रहे हो। 10 की पावर प्लस 6 माइनस 6 दोनों दे रखा है, लेकिन हम तो भाई साहब माइनस 6 लगाएंगे। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। कितने बच्चों को समझ में आया कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे। शेर कह रहा है भैया आपकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया है, मुझे लग रहा है मैंने सब पढ़ लिया था, नया है। बच्चे पता है, ये जितने भी क्वेश्चंस लेके आया ना, ये अच्छे टॉपिक में से। बहुत अटपटे क्वेश्चन तो मैं लेके ही नहीं आया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई अटपटे क्वेश्चन मत करना, अटपटे सिंपल पर मत करना, ये सारे अच्छे कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं जानबूझ के लेके आया हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ध्रुव को आ गया, अनामिका को आ गया, नैना को भी आ गया, हरजोत को भी आ गया, जोया को, दीपांशु को, बहुत बढ़िया। आराम से मस्त पानी लेके, कॉपी पेन लेके चिल होके बैठे रहो और सुनते रहो मेरी बात। कोई पैनिक होने की बात जरूरत नहीं है, नहीं आता तो सीख लो, अब पता चल गया स्टेप को न्यूमेरिकल अब मैं कर दूंगा, समझ रहे हो। बिल्कुल रिलैक्स होके, बिंदास होके यार, फिजिक्स की क्लास में इतना मस्त में रहने का कि पूछो मत। आ जाओ, देखो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो अपन ने कर लिया। आगे बढ़ते हैं। देखो अब है अपने पास क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, पूरा हो गया। अभी इसी के आंसर दे रखे थे, ये बाद में हम चेक कर लेंगे। अब मूव करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। देखो भाई, अब दूसरा से पहला केस स्टडी कंप्लीट हुआ जिसमें हमारे पास सेमीकंडक्टर पे क्वेश्चन आया था। मैंने आपको कॉन्सेप्ट कौन कौन सा समझाया, सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने ये वाला बताया आपको। मैं रिवीजन तो करवाना, रिवीजन जरूरी है भाई साहब, रिवीजन बहुत जरूरी है। इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जो अगर डायोड का वोल्टेज दे रखा हो या ऐसे करके कुछ, तो उसको माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा किया, हम ऊपर चलेंगे। इसके बाद हमने फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में, मैं फिर से कह रहा हूँ, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस सबसे आसान क्वेश्चन में से एक है। लेकिन फॉरवर्ड मतलब वहीं बगल में लिख लेना P हायर, रिवर्स मतलब N हायर, ऐसे लिख लेना, वरना सिली मिस्टेक होने के चांसेस है।
जो सबसे आसान दिखता है वो कई बार सिली मिस्टेक करवा देता है। सी वाला क्वेश्चन सबको पता है, नॉन ओमिक सर्किट होगा। ये वाला सी का ही और वाला पार्ट करवाया मैंने आपको। फॉरवर्ड फॉरवर्ड चलेगा, रिवर्स रिवर्स चलेगा, फॉरवर्ड रिवर्स नहीं चलेगा, है ना? और डी वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल था अपने पास। न्यूमेरिकल में कैसे करना है कि फॉरवर्ड को अलग सॉल्व करना है डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आई करके, फिर रिवर्स को अलग सॉल्व करना, फिर दोनों को रेशियो निकाल देना, ठीक है? चलो 30वें क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगले 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 पी अगले उस पे केस स्टडी पे 1 मिनट रुक जाओ। चलो अगला केस स्टडी क्वेश्चन के पैराग्राफ को पढ़ के हम सबसे पहले ये पता करेंगे सही कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है, किस टॉपिक का। नैना है दूसरा क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्स, मैं इस अंडरलाइन करना स्टार्ट करता हूँ। अ कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस, लेंस की बात हो रही है, यानी कि लेंस रे ऑप्टिक्स का टॉपिक है ये, रे ऑप्टिक्स का। और मुझे फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं कि इस पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत है या ना है। तो इसको मिटाता हूँ, मूव करते हैं क्वेश्चन पे, आ जाओ। अच्छा, फोकल लेंथ और पावर दोनों कॉम्बिनेशन दे रखा है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का क्वेश्चन बनेगा ये पक्का। आ जाओ कैलाश, 4 ऑप्शन मतलब 4 क्वेश्चन स्क्रीन पे। आ जाओ भाई। अनीसा मैं तो देखो बच्चा मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए कह रहा हूँ आपसे, पढ़ लेते इसने आप पढ़ लेते। आ जाओ। टू थिन लेंसेस, दीपांशु, टू थिन लेंसेस आर केप्ट कोएक्सियली, कोएक्सियली मतलब एक के आगे एक ऐसा करके रख दिया गया, ठीक है या? इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, अच्छा गैप नो है, कॉन्टेक्ट कर देना भाई, बिल्कुल चिपका देना, ठीक है। एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 80। ओके, एफ नेट दे रखो है 80। कोई मेरे से पहले इसका आंसर निकाल सकता था, निकाल लो जाओ। इफ द फोकल लेंथ ऑफ वन लेंस, अच्छा f1 दे रखो है, f1 कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। देन द फोकल लेंथ ऑफ अदर विल बी f2, बताओ। अरे बहुत आसान क्वेश्चन हो गया यार ये तो, कि f1 दे रखो है, f2 दे रखो है, f नेट दे रखो है, बोल रहा है f2 बता दो मेरे को, समझ रहे हो? तो सीधे सीधे अभी तो आपने ऊपर में फॉर्मूला पढ़ा ना, f नेट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में f1 प्लस में 1 अपॉन में f2। ये दे रखा है 80, ये दे रखा है 20, तो उसको सॉल्व करके आंसर निकालो। मैंने निकाल भाई साहब, जल्दी आंसर निकालो। हरजोत ने बोला ए, याया ने बोल दिया माइनस का 26.7। अच्छा, ओहो ओहो, तेज चल रहे हो, तेज चल रहे हो। अब मैं समझा, सोनी ने बता दिया, नितिन ने बता दिया, हिमांशु बता दिया, बगल में आंसर लिखा हुआ है। अच्छा जी, बहुत तेज चल रहे हो। कुछ बच्चों ने तो यहीं से देख के बताया पक्का, भाई साहब झूठे, कितने झूठे आदमी हो यार भाई साहब। सीधे सीधे बात करो, इतनी जल्दी आंसर कैसे बता दिया, रुको अभी रुको, देख रहे हो दीपांशु, अब मैं इसको कर देता हूँ जूम, अब ना दिखोगे आंसर। दो ही केस स्टडी का आंसर है, बाकी केस स्टडी के आंसर नहीं है। 8 केस स्टडी लेके आया हूँ आज। चलो कोई नहीं, पहला तो कर दिया आपने, कोई नहीं, आ जाओ। अच्छा, ऑड वन इवन कर दिया, झूठा। दुनिया बहुत टॉक्सिक है, सही कह रहे थे 500, देखा, बताओ भोलेपन का फायदा उठा रहे तो। आ जाओ। बी वाले ऑप्शन पे जाऊंगा मैं। चलो देखो भाई, बी वाले का आंसर अब ना बता पाओगे, अब बताओ। नैना आ जाओ, बी वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो ऊपर वाला न्यूमेरिकल आई होप कि आप सॉल्व कर लोगे, फॉर्मूला बहुत आसान था उसका, ठीक है। चलो बी वाले पे मूव करते हैं। स्फेरिकल एयर, अरे सुनो तो कहना तो दो यार, हरजोत ने पहली आंसर बता दिया, 500 ने। नेहा यादव, हेलो हेलो बच्चा, आ जाओ। देखो क्वेश्चन कह रहा हेलो, हेलो कह रहा हूं मैं, स्फेरिकल एयर बबल is embedded in a piece of glass. Okay, let me explain the question. क्वेश्चन कह रहा है कि एक ग्लास का स्लैब ले लो, ऐसे करके ले लियो। अब इसके अंदर एक एयर बबल है, एयर बबल लगा दो पीला कलर के ऐसे करके, ये हमारा एयर बबल स्फेरिकल था, लगा दो। इसके आगे पढ़ते हैं भाई, क्या कह रहे हो, हमसे कह रहा है कि फॉर द रे पासिंग थ्रू द बबल इट बिहेव एज अ, अगर कोई रे ऐसे करके आया, इसके अंदर गया और इसके अंदर से पास होगा, तो बताओ वो कैसे बिहेव करेगा। और जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन ग्लास का है, और ये ग्लास का है, ये ग्लास को है। देखो बच्चों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ बच्चों ने आंसर बता दिया, स्नेहा ने बता दिया, नेहा ने भी बता दिया, बहुत बढ़िया। डाइवर्जिंग या ने बता दिया, बिल्कुल सही बात है यार, सिंपल सी बात है। देखो ये डेंसर मीडियम है, और जो एयर है पीला वाला ये रेयर मीडियम है। जब भी रे डेंसर से रेयर जाएगी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगा मतलब थोड़ा सा डाइवर्ज होगा ऐसे करके, और जब डाइवर्ज होता है अपने पास से, तो हम कहते हैं डाइवर्जिंग इन नेचर होगा। सबको समझ में आ गया? एयर टू ग्लास जाता तो कन्वर्जिंग हो जाता, लेकिन ग्लास टू एयर जाएगा तो डाइवर्जिंग हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आंसर हो जाएगा इसका बी। चलो, मुझे लग रहा है कुछ तो घोटाला कर रहे हो, इतनी जल्दी जल्दी आंसर कैसे बता रहे हो आप। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरे पे।
कोई नहीं, मैंने 2 ही में, मैं कह तो रहा हूँ सिर्फ 2 ही में आंसर थे, बाकी में आंसर नो है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 ये बताओ, चलो मान जाऊँगा फिर। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो मैं कह रहा हूँ ऑप्शन नंबर 3, लेंस जनरली यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब वो ऐसे वाला जेम्स बॉन्ड वाला जो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके घूमते रहते हैं। तो बताओ उस मैग्नीफाइंग ग्लास में, या फिर हम माइक्रोस्कोप की बात कर सकते हैं, वो भी मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। तो कौन सा लेंस यूज होगा इसमें, कौन सा लेंस यूज होगा बताओ? अ सिंगल कॉनकेव लेंस, अ सिंगल कॉन्वेक्स लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लो पावर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव, दोनों यूज होगा, या फिर प्लेनो कॉनकेव? बताओ इस बार बताओ। दीपांशु बता रहे हो सी, नेहा बता रहे हैं बच्चा ए। अच्छा, हरजोत अब समझा मैं, सीबीएसई सिंपल में पहले कर लिया सबने ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेहा ने बी, अनामिका ने बी, आर्यन ने बताया सी। ठीक है। टेट टॉक ने बता दिया बी, 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 बी और सी में, भाई साहब बी और सी में लड़ाई चल रही है। या ने भी बी को वोट दे दियो। अब मेरी बात सुनो, देखो यार ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। तो सिंगल कॉनकेव लेंस यूज नहीं होता, या तो कॉनकेव कॉन्वेक्स यूज होगा, या फिर कॉन्वेक्स और कॉनकेव का कॉम्बिनेशन यूज होता है। या तो 2 कॉन्वेक्स लेंस ले लो, और या फिर एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स लेंस ले लो, यू यूज होता है मैग्नीफाइंग में, हमेशा याद रखना। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है सी। जिन बच्चों ने सी बताया वो बिल्कुल सही बता रहे हो। सी किस किसने बताया? आदित्य ने बताया है, दीपांशु ने बताया है, टेटॉक्स ने बताया है। बहुत बढ़िया। यार ये नाम तो पढ़ ही ना पाऊंगा मैं। कोरियन, कोरियन है, चाइनीज है, डिजर्व लिखा हुआ है। चलो कोई ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, तो इसका ऑप्शन सी। रुक जाओ, एक क्वेश्चन और कराने दो, उसके बाद मैं पूछूंगा आप लोगों से आंसर। बताओ, रुक जाओ। डी और डी का और है, 2 क्वेश्चन है डी में ही। डी का लास्ट क्वेश्चन, इस वाले के स्टडी का 2 लास्ट क्वेश्चन। चलो जल्दी से कर लेते हैं, और वाला भी पार्ट करेंगे भाई साहब, हम ना छोड़ेंगे किसी चीज को भी। आ जाओ। डी पांसु, क्वेश्चन को हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज बाय द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस। बताओ कि अगर कॉन्वेक्स लेंस रखा है, ई वाला लेंस रखा है, रुको रुको रुको, ई वाला लेंस रखा है कॉन्वेक्स वाला, तो मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव कब आएगा? कब आएगा पॉजिटिव? सिंगल एक केस में पॉजिटिव आता है यार, ये तो सबको पता होगा। नेहा ने डी बोला, स्नेहा ने डी बोला, डिजर्व ने भी डी बोल दिया, वंदना ने भी डी बोल दिया, बहुत बढ़िया। स्पाइडर लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ स्पाइडर? चलो भाई साहब, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो सबको केस याद ही होगा ना। बाकी सभी केस में क्या होता है, जब फोकल लेंथ और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखते हैं तभी जाके इमेज जो बनता है इनलार्ज बनता है, बड़ा सा इमेज बनता है, उसी केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो सकता है। बड़ा इमेज भी उस टाइम पे बनता है और मैग्निफिकेशन भी उस टाइम पे पॉजिटिव होगा। बिल्कुल सही है, जीत गए आप लोग पूरे 7 करोड़ रुपए आपके नाम। चलो, दूंगा नहीं, मेरे पास ना हो 7 करोड़। अनामिका का भी डी हो गया, अनिशा मेहता का भी डी हो गया। मेरे समझ में नहीं आ रहा कुछ चल रहा है, सोने भाई बाय बाय। देख रहे हो भाई साहब, ये सोचता है पूरा पढ़ लिया फिर सोने चला जाता है। कोई ना, अपन को समझ मार, मजा मारेंगे। आ जाओ। अब तो ये हो गया डी का और क्वेश्चन भी कर लो, और वाला भी पार्ट कर लो भाई साहब। आ जाओ, आसान क्वेश्चन में से एक। ओहो, ये क्वेश्चन याद आ गया मेरे को। ये क्वेश्चन आसान में से है, लेकिन अगर इसको ट्रिक के फॉर्म से सॉल्व करने जाओगे तो मात खा सकता है बच्चा। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना। ये वाला न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी मैं बहुत आराम से इजी वे में समझाऊंगा आपको। याद आ गया क्वेश्चन, पीवाई में बहुत बार पूछा गया है। देखो भाई, क्वेश्चन का कह रहे हो, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, न्यूमेरिकल में हम गिवन लिख देंगे। गिवन लिखेंगे कि फोकल लेंथ दे रखो है हमको 20 सेंटीमीटर। कोई मेरे से पहले सॉल्व कर सकता है तो कर लो, जाओ, फुल आजादी दी, फुल करके दिखाओ मेरे को। फोकल लेंथ दे रखो है, फॉर्म अ रियल इमेज। ठीक है भाई साहब, विच इज 3 टाइम मैग्निफाइड। मैग्निफिकेशन दे रखो है यार, मैग्निफिकेशन 3 दे रखो है, 3 टाइम्स कह दिया ना, मैग्निफिकेशन 3 हो गया। इसने है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब यू पूछना चाह रहे हैं वो। हरजोत यू की वैल्यू बताओ, बस इतनी सी चीजें दे रखी हैं और पूछ रहा है यू। तो देखो, कुछ बच्चों ने मैग्निफिकेशन के अच्छे अच्छे फॉर्मूले पढ़े होते हैं जो नीट और जे वाले होते हैं। तो अगर उसमें मैग्निफिकेशन का ट्रिक वाला फॉर्मूला लगाओगे तो साइन कन्वेंशन ना यूज करने की वजह से बहुत बार वो फॉर्मूला गलत हो जाता है। तो मैं पूरी तरीके से रिकमेंड करूंगा कि बोर्ड में ट्रिक वाला फॉर्मूला अप्लाई मत करना इस चैप्टर के लिए, रे ऑप्टिक्स के लिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं साइन कन्वेंशन में गलती होगी और ऑप्शन में दोनों होगा,
जो मिस्टेक होके आंसर आएगा वो भी इसमें अवेलेबल होगा और जो सही होना चाहिए वो भी होगा। तो मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, इसलिए मैं जानबूझ के आराम-आराम समझा रहा हूँ। देखो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको बोर्ड में कितना यूज़ करना है? सिर्फ 2। मैं फिर से कह रहा हूँ, बोर्ड में सिर्फ इन 2 फॉर्मूले पे ही रिलाई करना, ज़्यादा नहीं जाना। V अपॉन में U ये एक फॉर्मूला होता है और मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये होता है। हमारे बोर्ड के सिलेबस में इतना ही है, हम इन्हीं पे खेलेंगे और तीसरा फॉर्मूला हमारा लेंस फॉर्मूला है जो कि 1 अपॉन में F इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में V माइनस 1 अपॉन में U है। इन 3 फॉर्मूलों में ही खेल जाना जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है? इससे ऊपर नहीं जाने का। हमें दिख रहा है कि हमें V दे रखा है, नहीं M दे रखा है, तो मैं पहले ये वाला फॉर्मूला लगा दूँगा और फिर दूसरा लेंस फॉर्मूला लगा दूँगा। यहीं पे अगर हाइट की बात करते हैं कि हाइट डबल हो गया, हाइट 3 गुना हो गया, तो पहले ये लगा देता और फिर लेंस फॉर्मूला लगा देता। समझ रहे हो? आ जाओ वरना देखो बच्चा, हम पहले लगाएँगे मैग्निफिकेशन m इज़ इक्वल टू में 3 था तो m की जगह में हमने 3 लिख दिया। v का v लिखा, u का u लिखा, यहाँ से v और या फिर u कुछ भी निकाल लो। सबको पता है u डिवाइड में हो, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। हरजोत ये 3u जो है ना वो v के बराबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमको समझ में आ गो। डी पंसू दूसरा फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन में f जो कि दे रखा है। 1 अपॉन में f इक्वल टू 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u लगाएंगे साइन कन्वेंशन के साथ। साइन कन्वेंशन नहीं छोड़ना। 1 अपॉन में f कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स का तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है यार, तो प्लस का 20 लेंगे, ठीक है। 1 अपॉन में v वो तो निकलेगा प्लस माइनस देखा जाएगा। ओहो v की जगह में सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई साहब। रुको रुको 1 मिनट, इसको मिटा लेने दो। v को हटाओ, काहे लिखेंगे v को हम? v को हटा के हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 देखो भाई, इक्वेशन 1 ये वाला देख रहे हो, ये वाला देख रहे हो, v की जगह में 3u ना लिख सकते हैं हम, तो 3u लिख देंगे, समझो। और फिर बीच में लगाया ना माइनस, और फिर u कितना है? माइनस का u लिया जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज माइनस, समझ रहे हो? तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 1 अपॉन में 20 इक्वल टू में 1 अपॉन में 3 प्लस में 1 अपॉन में u, ये इक्वल टू है, ठीक है। एलसीएम ले लो जल्दी से, या फिर इन दोनों को सॉल्व कर दो जल्दी से। एलसीएम लोगे तो भाई साहब 3u आएगा, इधर जाएगा तो 1 प्लस में इधर जाएगा तो 3, ये हो जाएगा 4 अपॉन में 3u इक्वल टू में 1/20। रेसिप्रोकल कर दूंगा, जल्दी से मैं छोटा मोटा सॉल्व करता हूँ, ठीक है, अब तो समझ जाओगे आप लोग। तो ये रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 3u अपॉन में 4 इक्वल टू में 20, ये इधर जाके मल्टीप्लाई तो u इक्वल टू में 80, 4 इंटू में 20 80 ना, और अपॉन में 3 चला जाएगा। 80 अपॉन में 3 बताओ जल्दी कितना आएगा? देखो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं कट गए। 80 अपॉन में 3 पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा। 2 ऑप्शन बचे, 13.66, 26.66, 13 52। नहीं नहीं, ये भी नहीं जाएगा भाई साहब। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बताओ मेरे को किस किसने बताया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन? बहुत बढ़िया। टेटक्स मतलब तुषार है ना, तुषार ने आंसर निकाल दिया, जोया निकाल दिया, दीपांशु ने निकाल दिया। अनीसा मैं तो फिर से कह रहा हूँ बच्चा, ट्रिक वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि ट्रिक वाले बिना के ही सॉल्व करो। मैं फिर से कह रहा हूँ, ट्रिक के बिना ही सॉल्व करने की कोशिश करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही बचा, निकल सकता है। और जिन बच्चों को फॉर्मूला अगर ट्रिक ही लगाना है तो मैं ट्रिक वाला फॉर्मूला बता देता हूँ भाई साहब। 4 फॉर्मूले होते हैं मैग्निफिकेशन के। v अपॉन में u ले लो एक, तो एक एच आई अपॉन में एच ओ ले लो, एक होता है f माइनस वी अपॉन में f, और एक लास्ट होता है f अपॉन में u माइनस f। लेकिन फॉर्मूले में कंट्रोवर्सी बहुत होते हैं, इसलिए कोशिश करना एक बार लगाना चौथा फॉर्मूला यही लगा के देखते हैं कैंसर निकल रहा है कि नहीं। u माइनस एफ, तो m कितना था 3, ये कितना था 20, अपॉन में ये कितना था माइनस का 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3u माइनस का 60 इक्वल टू में 20, तो 3u इक्वल टू में 80, u इक्वल टू में 80/3। हाँ, यहाँ से भी आंसर निकल रहा है। मैं कहता रहा हूँ बहुत बार मुझे मेरे पास बच्चे कंप्लेन लेके आए हैं कि भैया आंसर नहीं निकल रहा है इस वाले फॉर्मूले से। लगा के देख लेना, ये 4 फॉर्मूले होते हैं मैग्निफिकेशन के मैक्सिमम लेंस के लिए। ये ट्रिक वाले फॉर्मूले होते हैं, लेकिन जब बच्चों के बहुत सारे कंप्लेन आने लगे ना, तो मैंने सोचा कि सीधे सीधे ये करवा दो भाई, ज्यादा बेहतर है। ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से फिलहाल तो आंसर निकल रहा है, लेकिन बहुत बार नहीं निकलता है, इसीलिए मना कर रहा था यार मैं। चलो हाँ, एमसीक्यू में लगा सकते हैं। अगर एमसीक्यू टाइप आ गया, 1 नंबर का टाइम है या फिर ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तब लगा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई साहब स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लो, इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है यार, बताओ जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, बाद में कॉपी में लिख लेना इसका भी, और ये वाला पार्ट का भी जो मैंने यहाँ पे करवाया हुआ है, 3 वाला पार्ट। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 2 के स्टडी पूरे, ठीक है। अब करेंगे 2 और, लेकिन उससे पहले बीच में नैना ने हमसे क्वेश्चन पूछा था, नैना का क्वेश्चन लेंगे। आ जाओ। वंदना बिल्कुल सही बता रहे बच्चा। चलो
ज़्यादा देर ना लेंगे भाई साहब, 2 केस स्टडी और करेंगे, बाकी मैं दूँगा आपको होमवर्क, अगर हो सके तो आफ्टरनून में अगर मुझे टाइम मिला दोबारा 3-4 बजे के आस-पास, तो मैं दोबारा आ जाऊँगा, आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगा और एक सैंपल पेपर ना मेरे साथ सॉल्व कर लेना, चाहे आज रात में करेंगे हम या फिर कल शाम में करेंगे, ठीक है? एक सैंपल मैं कोशिश करूँगा आज ही कर लें। एक क्वेश्चन पेपर जब एक सैंपल पेपर पूरा मेरे साथ सॉल्व कर लोगे ना, जल्दी-जल्दी करेंगे, बस रीड कर के किस टाइप के आंसर कैसे-कैसे विजुअलाइज़ करने हैं, वो याद करेंगे, ठीक है? चलो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर आते हैं नैना के क्वेश्चन पे, नैना के क्वेश्चन के बाद हम दोबारा आ जाएँगे केस स्टडी पे। अरे भाई गायब हो जाओ, रुक जाओ। व्हाट्सएप खोल रहा हूँ, उल्टा सीधे ध्यान मत देना, चुपचाप क्वेश्चन पे ध्यान देना। वैसे शराफ़त का ज़माना तो है ना, लेकिन फिर भी खोल देता हूँ कोई ना। चलो भाई आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन। और प्लीज़ कोई कमेंट वमेंट नहीं, क्वेश्चन सुन लो। फिर करेंगे थोड़ी देर बातें, फिर हम स्टार्ट करेंगे अगले क्वेश्चन पे ही। तो बीच-बीच में मज़े लेते रहना चाहिए, है ना? समझ रहे हो? देखो भाई, नया-नया क्वेश्चन पूछा था, ये कैसे ये वाला क्वेश्चन, देखो, ये कैसे शो करेंगे कि ऑर्बिट्स आर नॉट इवनली स्पेस? ओके, क्वेश्चन मैं समझ गया था बच्चा, देखो। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि ये क्वेश्चन है न्यूक्लियाई का। न्यूक्लियाई का क्वेश्चन है, रेडियस रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी, एनर्जी, याद आया? ये सारे कहाँ पे हैं? न्यूक्लियाई में है ना? अरे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं याद नहीं आया यार, एरविन। एरविन को मिले थे 2 जिन, जो निकलते ही बोलते थे 2211, वही वाला कॉन्सेप्ट है यार। तो बस रेडियस का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन में जेड, ये वाला फॉर्मूला। अगर आपको याद आया तो बहुत बढ़िया, नहीं याद आया तो मैं समझा सकता हूँ। ERVIN था ना एरविन, जिन ZN लिखते थे और 2211 लिखते थे। रेडियस में n स्क्वायर आएगा और z की पावर 1 आएगा और आर नोट की वैल्यू 0.529 एंस्ट्रॉम। अरे यार ये वाला फॉर्मूला याद आया कि 0.529 एंस्ट्रॉम n स्क्वायर अपॉन में z, ये वाला फॉर्मूला होता है रेडियस का, होता है ना? अब इसमें आपको दिखाना क्या था कि जो रेडियस के बीच में गैप होता है, जैसे पहला न्यूक्लियस ले लो, न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट, फिर दूसरा ऑर्बिट, फिर तीसरा ऑर्बिट। तो यहाँ पे जो ये गैप है और ये गैप है, ये बराबर ना होते हैं, x1 और x2 बराबर ना होते हैं, नॉट इवनली, इवन नहीं होते हैं। ये नहीं कि यहाँ का 10 का गैप है तो यहाँ पे भी 10 का गैप होगा, ये प्रूफ करना था। तो ये इस फॉर्मूले से इजीली प्रूव हो जाएगा। दीपांशु मेरी बात सुनो, इसको मिटाते ही मिटा देते ही हम बोलेंगे कि देखो भाई, अगर हम R1 निकालने जाएंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दैट वी हैव, अगर मैं R1 निकालूंगा तो R1 निकालने के लिए मुझे R0 लिखूंगा मैं यहाँ पे, n की जगह में 1 रखना पड़ेगा ना। R1 के लिए n इक्वल टू 1 रखूंगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहे हैं तो Z भी 1 हो जाएगा, तो सिर्फ R1 R0 के बराबर आएगा। लेकिन अगर मैं R2 निकालने जाऊंगा तो n इक्वल टू में 2 लेना पड़ेगा और Z तो 1 ही रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए निकालेंगे हम। तो n का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इस बार 4 R0 आ जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर तो 3 में कितना आएगा, 9 R0 आ जाएगा। फिर गलती से 4 बोल दो तो वो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16। तो देखा भाई, पहले में 4 का गैप है, दूसरे में 5 का गैप है, तीसरे में कितना गैप हो गया, 7 का गैप हो गया। ऐसे करके आप 4 रेडियस निकाल के दिखा देना। देखो इस कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला लिखोगे और 4 निकाल के दिखा दिया और बोल देना कि देयरफॉर अनइवनली होता है, नॉट इवनली होता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। मैं जल्दी से एक बार कमेंट पढ़ लूँ आप लोगों के। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था ये? जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं? कल नहीं लूंगा, चलो आज ही कर लेंगे। हरजोत को समझ में आ गया, नैना को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग सुन रहे हो ना, सुन रहे हो ना मेरी बात? अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, स्नेहा को भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो, या वाला या आपका किरचॉफ का क्वेश्चन था, यहाँ पे कराने गया ना बच्चे सो जाएंगे, मैं आपको अलग से करवा दूंगा वो। किरचॉफ का वही करंट वाला यार, सर्किट वाला क्वेश्चन था या का भी अच्छा क्वेश्चन था वो भी। मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप उसको ट्राई कर लेना, जिसमें किरचॉफ नहीं I1 और I2 करंट निकालते हैं, 2 सर्किट दे रखा था, बढ़िया था क्वेश्चन वो भी। अनामिका को भी समझ में आ गया, आ जाओ देखो। अच्छा मुझे एक सवाल पूछो आप लोगों से, मुझे बताओ कितने लोगों को मस्त बोरियत क्रिएट हो गई? उम्मीद थी मुझे कि बोरियत आ गई होगी आप लोगों को, कि जल्दी जल्दी पेपर खत्म हो यार, ये छुटकारा मिले मेरे को। शुरू के 2 पेपर में जोश होता है बच्चों को, जहां 2 पेपर बूते भाई साहब, कितने बच्चों को बोरियत लग रहा है छुट्टियां, कि जल्दी जल्दी पेपर खत्म हो, फ्रीडम मिले। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी।
कहीं ऐसा ना हो जाए यार फिजिक्स ही मत्थे पड़ जाए ध्यान से। अनस को हो रहा है, हरजोत को भी हो रहा है। यार मैं सच बता रहा हूँ, अभी तो सिर्फ तीसरा पेपर है, अभी मैथ बाकी है, बायोलॉजी बाकी है। शुरू के 2 पेपर में बहुत जोश रहता है बच्चों में, लेकिन जैसे 2 पेपर खत्म हो ना, तीसरे पेपर में लगता है ये इतना लंबा गैप क्यों दे दिया। बहुत बोरियत क्रिएट होती है। और बायो वालों को तो भाई साहब 7-7 दिन, 8-8 दिन का गैप होता है कई बार तो मैंने देखा है कि एक साल तो ऐसा है 10 दिन का गैप। बच्चे मस्त सो रहे हैं बिंदास, मजा कर रहे हैं, पढ़ने का ही मन नहीं करता उन दिनों। चलो आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन भी देख लो, फिर हम अपने पीडीएफ पे आएंगे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देखो भाई, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहे हो? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है? द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रो, आई होप कि दिख रहा होगा, ये नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब ईएम वेव की बात कर रहे हैं वो। ईएम वेव की जो स्पीड होती है ना, वेलोसिटी, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं वो, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम प्रोपगेशन। एक्सप्लेन, कह रहे हैं कि जो ईएम वेव होता है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। हाउ, एक्सप्लेन करो, ये मुझे बताओ कि कैसे डिपेंड करता है। कैसे आप बोलोगे कि ईएम वेव की जो वेलोसिटी है वो मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है कि पानी में फ्लो कर रहा है, कि तेल में फ्लो कर रहा है, कि हवा में फ्लो कर रहा है, कि वैक्यूम में फ्लो कर रहा है। मतलब नेचर मतलब वही। तो हम बोलेंगे यार बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 चैप्टर का मिक्सिंग है। चैप्टर नंबर 6 ईएम वेव हो गया, और जहां मीडियम आ जाए, सबको पता है नेचर ऑफ मीडियम कहां पे था, रे ऑप्टिक्स में था, है ना? रे ऑप्टिक्स में। ऐसे करके दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम चेंज होना तो रे ऑप्टिक्स में बोला गया था, और ईएम वेव चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है। चिंता मत करना, इजी क्वेश्चन में से है। सबको पता है कि अगर मैं ईएम वेव की बात करूं तो ये डिस्टेंस लैम्डा होवे है, यहां से यहां तक का टाइम टी कहते हैं हम, और फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हैं ना यार, फ्रीक्वेंसी भी। तो वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले नहीं पढ़े होंगे, लैम्डा बाई टी पढ़ा होगा एक तो, और इसने यहाँ दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था, लैम्डा 1 अपॉन में टी को फ्रीक्वेंसी ना कह दोगे। ये 2 फॉर्मूले पढ़े थे आपने। सबको पता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। क्वेश्चन पढ़ा है ना आपने, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट या फिर ईएम वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स ओनली। तो जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब लैम्डा चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। और सबको पता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, भौवा लॉ, स्नेल्स को हम भौवा कहते हैं ना, अकॉर्डिंग टू भौवा लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला म्यू टू 1 इक्वल टू में लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। याद आया, याद आया ये वाला फॉर्मूला, कि जो वेवलेंथ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से चेंज होता है, therefore velocity will also change। तो हम इसको हम लिखेंगे velocity is directly proportional to ये is inversely proportional to mu। देखो मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि म्यू टू 1 का मतलब होता है म्यू टू बाई म्यू 1, है ना, ऐसा करके। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी में 1, सॉरी लैम्डा में 1/2 है और म्यू में 2/1 है, तो इनवर्सली हुआ ना, इसलिए मैंने इनवर्सली लिख दिया। आपको करना क्या था, पहले ये वाला कॉन्सेप्ट लिखना था कि मुझे ये फॉर्मूले याद है। दूसरा आपको स्नेल्स लॉ लिखना था कि हाँ मुझे स्नेल्स लॉ भी मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। और तीसरा आपको ये लिखना था बस, और इसके लिख देना था कि हेंस वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, इंग्लिश में। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलो यार आपस में बात कर रहे हो का, आ जाओ। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जल्दी आ जाओ जल्दी। सीएस वालों को 1 मंथ का गैप मिला भाई साहब, बस फिर तो टूर वूर लेके आ जाना आप लोग। भैया हमारे सीएस में 22 दिन का गैप है। ओहो, ठीक है। इनका रिजल्ट कब आएगा फिर? सेम डे पे आएगा यार, सेम डे पे रिजल्ट सबका सेम डे पे आता है। हाँ मैथ के बाद फ्री हूँ। एक पंजाब का, अच्छा पंजाबी का एडिशनल है, कोई नहीं। नैना को समझ में आ गया। मस्त होली मनाएंगे, हाँ मना लेना भाई साहब। चलो, क्या सबको इतना समझ में आया? मैं इसको हटा देता हूँ अब, अपने पीडीएफ पे भी जल्दी आते हैं। अब मुझे बताओ मैं कंटिन्यू करूँ या फिर थोड़ा सा गैप ले ले, 1-2 घंटे बाद वापस मिले। केस स्टडी मेरे पास बहुत सारी, मैं दिखा देता हूँ, देखो मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। और ये सारे केस स्टडी अच्छे वाले केस स्टडीज हैं, देखो, जो कि पता है मैं जानबूझ के अच्छे से टॉपिक छाट के लाया हूँ, जो कहीं ना कहीं मत्थे आ ही जाएंगे, या तो एमसीक्यू में आ जाए, या फिर 2 नंबर 3 नंबर में आ जाए, या फिर थ्योरी वाले पार्ट में आ जाए, या फिर केस स्टडी में आ जाए, इसलिए वही टॉपिक मैंने छाट के लिए हैं। बहुत सारे मेरे पास तो बुक पड़ी हुई है, अब कोई सा भी उठा के करा दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, जो आपके मतलब की वही करवाऊँ। देख लो 9 पेजेस है, 9 9, ऊपर देखो, ऊपर यहाँ पे ये देखो,
9 पेजेस में से 3 पेजेस करे हैं आपने, 6 पेजेस अब बचे हुए हैं। बाकी मैं पीडीएफ अभी भेज देता हूँ। कितने बच्चे कह रहे हैं कि भैया कंटिन्यू करें या फिर कितने बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ा-सा गैप ले लेते हैं? 1 घंटे का गैप ले सकते हैं अगर आप लोग कहोगे तो। नहीं, नहीं 30 मिनट नहीं लगाऊँगा यार, नहीं लगाऊँगा। 1 घंटे बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप कहोगे तो। ना मानोगे? चलो ठीक है यार। कंटिन्यू करते हैं भाई साहब, ना मान रहे हो ये लोग। दीपांशु कह रहा है भरोसा ना है आप पे। अभी सेंड कर दे रहा हूँ, तो सर अभी सेंड कर दे रहा हूँ। नितिन ने भी कह दिया कंटिन्यू करो, ठीक है, ठीक है। नहीं, नहीं मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 और करा दूँगा तब ब्रेक लूँगा, कोई नहीं। आ जाओ। एक तो ये शादियों के सीज़न में पूरे दिन गाने बजते रहते हैं। आ जाओ। चलो भाई, अब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक हैं, लेकिन इनके आंसर ना हो आस-पास, तो अब चीटिंग ना मार पाओगे आप लोग। आ जाओ। चलो देखते हैं, अब मज़ा आएगा। 2 और करेंगे, 2 और केस स्टडी करेंगे, उसके बाद मैं पीडीएफ भेज दूँगा, उसके बाद गैप लेंगे हम, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 29 पेज नंबर 4 पे आ गया। देखो, देखो भाई पहली लाइन पढ़ते ही हमको समझ में आ जाएगा ऑप्टिक फाइबर। ऑप्टिक फाइबर बोल दो, क्वेश्चन आसान सा लग रहा है। ऑप्टिक फाइबर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको पता है, वो कहीं न कहीं आपको नज़र आएगा ही आएगा पेपर में, इसलिए टॉपिक उठाया था। ऑप्टिक फाइबर का है, चलो हमको समझ में आ गया। डायरेक्टली हरजत क्वेश्चन पे आएँगे यार, डायरेक्टली क्वेश्चन पे पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम ना पढ़ रहे पैराग्राफ, आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन, देखो। आई होप कि क्वेश्चन दिख रहा होगा सबको। जल्दी-जल्दी मूव करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनस देखो कोई बच्चा क्वेश्चन क्या कह रहे हो? द ऑप्टिकल फाइबर, पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, पहला। सुन रहे हो? द अभी बात करते हो बच्चा, आ जाओ पहले, आ जाओ। या नहीं तो आंसर भी दे दियो, ठीक है। आ जाओ। द ऑप्टिकल फाइबर आर बेस्ड ऑन द फिनोमेना। यार ये भी कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है बताओ मेरे को। ऑप्टिकल फाइबर पूछ रहे हो? देखो मैं तो सीधे-सीधे यहाँ बताता हूँ। ऑप्टिक फाइबर जहाँ आपसे पूछे ना, ऑप्टिक फाइबर, अपने दिमाग में 2-3 चीज़ें आ जानी चाहिए। पहली चीज़ कौन-सी आएगी? कि सबसे पहला ये टीआईआर पे बेस्ड है, सबको पता है। दूसरा फ़ॉर्मूला हो साइन आई का फ़ॉर्मूला, साइन आईसी क्रिटिकल एंगल वाला 1 अपॉन में म्यू होता है फ़ॉर्मूला, ये याद होना चाहिए। और दूसरी बात कंडीशन याद होनी चाहिए। बस इतने में ही घुमा-फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन ना बनतो आज तक टी ऑप्टिक फाइबर में, सच बता रहा हूँ मैं। टीआर पे बेस्ड है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और कंडीशन पता होनी चाहिए। कंडीशन क्या थी? कि डेंसर से रेयरर जाएगा, रे शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, एंड एंगल आई शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। बस मैं फिर से कह रहा हूँ, इतना ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेंगे। मैक्सिमम एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब क्या कैसे एप्लीकेशन अपने पास? एप्लीकेशन में क्या क्या है अपने पास? पहले तो ऑप्टिक फाइबर था, टीआईआर का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर ऑप्टिक फाइबर था। दूसरा अपने पास डायमंड का चमकना था, डायमंड का चमकना, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। तीसरा आप मिराज फॉर्मेशन पढ़ते हो, मिराज, वो रेगिस्तान में भ्रम हो जाने वाला मिराज, मिराज फॉर्मेशन है ना। चौथा और लास्ट रेनबो, रेनबो फॉर्मेशन। ये सब सिलेबस में आ गया, बस नाम नाम याद रखना आपको। रेनबो फॉर्मेशन, ये 4, इतनी चीजें से ज्यादा मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ कभी नहीं पूछा गया और नहीं आ सकता है ऑप्टिक फाइबर और टीआईआर में। टीआईआर में कंडीशन ही इतनी है, 3। ऑप्टिक फाइबर पूछ लिया, या फिर साइन आईसी का फॉर्मूला पूछ लिया, या फिर कंडीशन पूछ ली, या फिर एप्लीकेशन के नाम पूछ लिया। आ जाओ बाकी क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई साहब। आपका पूछ लगा हमसे। क्वेश्चन नंबर बी पढ़ रहे हैं। पहले का आंसर है बी, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ रे हैव पास फ्रॉम। बताओ भाई, जल्दी जल्दी ऑप्शन बताओ बी का। बी का डी बता रहे हो, बी का डी बता रहा है। स्नेहा ने बता दिया, नितिन ने बता दिया, याया ने बता दिया, नैना ने बता दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रंजना ने भी डी बताया है, बहुत बढ़िया। स्नेहा ने भी, दीपांशु ने भी बता दिया, अनामिका, बहुत बढ़िया। फिर तो जीत गो मेरे ख्याल से, है ना। डेंसर से रेयर जाना चाहिए। और इस पर देखो एग्जांपल दे दिया बच्चों ने। ग्लास का कितना होता है? 1.3/2 या फिर 1.5 कहते हैं। और वाटर की बात कर रहे हैं तो वो कितना होता है? 4/3 होता है। ये तो याद ही हो गया होगा आप लोगों को, 1.33। तो ग्लास से वाटर जाना चाहिए, डेंसर से रेयर। बिल्कुल सही है, शाबाश, ये हुई ना बात। अगला क्वेश्चन पढ़ा हुआ साहब, क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी सी। The phenomena involved in the reflection of radio wave by the ionosphere is similar to। अब ये पता नहीं ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। देखो भाई, हमारे पास जो ये हमारा अर्थ है, छोटा सा अर्थ, अर्थ, अर्थ पे हम लगाते हैं, वो याद है बड़े बड़े छतरी लगाते हैं, ट्रांसमीटर, जो बड़े बड़े व्हाइट व्हाइट आप अपनी बिल्डिंगों पे लगे हो देखते हो, बड़े बड़े व्हाइट व्हाइट जो होते हैं वो ट्रांसमीटर्स होते हैं। ट्रांसमीटर्स क्या करते हैं? ईएम वेव को धक्का मारते हैं स्पेस की तरफ। और हमारे दिन में जब तक हमारे पास सूरज है तब तक हमारे पास एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं आयोनोस्फेयर। ये रात में नहीं होती है, डे टाइम पे ही होता है।
आयोनोस्फीयर जो यहाँ पे नाम दे रखा है ये वाला। तो जैसे ही ये ईएम वेव आयोनोस्फीयर से टकराती हैं, ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है अर्थ पे। और अगर आपके पास रेडियो है और आपके रेडियो मतलब रिसीवर है, रिसीवर से जाके टकराएगा, फिर मस्त गाने बजेंगे, ट्यूनिंग होगी। सबको समझ में आया वाला कॉन्सेप्ट, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आयोनोस्फीयर जो है वो किस फिनोमेना पे बेस्ड है। मैं सच बताऊं, आंख बंद करके इसका आंसर दे सकते थे आप। कैसे? नहीं, खोल के देना, लिखोगे कैसे? चलो, तो मैं कह रहा था इसका आंसर कैसे देते हैं। सबको पता है ऑप्टिक ऑप्टिक फाइबर का क्वेश्चन चल रहा है। ऑप्टिक फाइबर मतलब टीआईआर, तो ढूंढ लो भाई टीआईआर कौन सा होगा। टीआईआर के रिलेटेड क्वेश्चन होगा। आ जाओ। पहला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द प्लेन मिरर। ना प्लेन मिरर की बात ही ना चल रही है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय द लाइट इन एयर ड्यूरिंग द मिराज, मिराज फॉर्मेशन। और अगला पढ़ो जरा। डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय द वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द, अच्छा डी ऑप्शन। और रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको मिटाया मैंने। किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो अभी ले लो, मैं एक बार बैक कर देता हूँ। हो, किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो इसका ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। चौथा ऑप्शन भी पढ़ेंगे हम इसका। मिटा दो। अब मूव करते हैं चौथे ऑप्शन पे। ये रहा भाई 4 ऑप्शन, देखो 3 तक पढ़ लिया था हमने। तीसरा क्या था? डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय द वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल इन एयर। नहीं नहीं नहीं, तो पहला और चौथा तो है ही नहीं टॉपिक में। दूसरे और तीसरे में फंस सकता था बच्चा, क्योंकि ऑप्शन इन्होंने ऐसा दे दिया इस बार। अब जिन बच्चों ने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उनको ही आंसर समझ में आएगा। अब वोटिंग कर लो, चलो। बी 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 ऑप्शन आ रहा है, बी बी पे वोट कर रहे हो? चलो मैं बता ही देता हूँ। देखो असलियत में क्या होता है, जो आयनोस्फेयर वाला केस है वो रेनबो वाला केस होता है, जिसमें होता तो टीआईआर ही है। टीआईआर होता है और ये वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है ऐसे करके, समझ रहे हो? तो ये उस वाले टीआईआर का क्यों कॉन्सेप्ट है, मतलब ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेनबो फॉर्मेशन वाले पे। मिराज फॉर्मेशन वाले पे कॉन्सेप्ट पे नहीं जाता है ये, क्योंकि मिराज फॉर्मेशन में क्या होता है कि रे डेंसर से आया और फिर रेयर में रिफ्लेक्ट होता है, ये वाला होता है। जबकि रेनबो में क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल में गया, एक बार एक बार रिफ्लेक्ट हुआ, फिर टीआईआर हुआ और फिर लौट के आता है। तो ये जो आयोनोस्फेयर वाला केस है वो रेनबो वाला केस बच्चों। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्हीं को पता होगा, अब आपको भी पता है। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आप कर दोगे। मोई मोई हो गया। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर डी, डी पे मूव करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर डी। पहले यहाँ से पढ़ लो थोड़ा सा, फिर ऊपर में क्वेश्चन होगा इसका। रिफ्रैक्टिव इंडाइस ऑफ वाटर दे रखो है, ग्लास दे रखो है एंड डायमंड दे रखो है। ठीक है भाई साहब, वाटर, ग्लास एंड डायमंड आर गिवन। कितना वाटर का? 1.33 बिल्कुल सही दिया। ग्लास का कितना? 1.55 है। डायमंड का 2.4 बिल्कुल सही दिया रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन का पूछ रहा। चलो भाई क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन होगा यहाँ कहीं ऊपर में। ये रहा, ये रहा क्वेश्चन भाई साहब इसका। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। क्वेश्चन है अपने पास, इसने बच्चा ये रहा क्वेश्चन, देख रहे हो? जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो ग्लास वाटर सब तो देख गया। इफ इन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल पूछ लो, आईसी की बात कर रहे हैं ये लोग। विल बी मैक्सिमम व्हेन पासिस थ्रू। अरे यार देखा, मैंने बोला ना घुमा फिरा के वहीं पाएंगे। साइन आईसी पूछ लिया, रुक जाओ। मैं कलर चेंज करूंगा। साइन आईसी, साइन आईसी का फॉर्मूला होवे है 1 में म्यू डी पांसू। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका साइन आईसी की वैल्यू ज्यादा। एज सिंपल इट वाज। देख लो भाई, जिसका जिसका कम होगा उसका पेयर बना दो, आंसर हो जाएगा इसका। मैं यहाँ पे नीचे फिर से स्लाइड कर देता हूँ। किस किस का कम है? सबसे कम है वाटर और गिलास का। सिंपल सा था, सिंपल सी बात है, सबको पता है ये बात। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ ये वाला फॉर्मूला, अगर भूल गए तो। देखो साइन आईसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 में म्यू होता है ना। साइन और म्यू में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका साइन आईसी की वैल्यू ज्यादा। और साइन है, साइन की वैल्यू बढ़ती रहती है जब एंगल बढ़ता है। तो हम बोलेंगे किस किस का कम है? वाटर का और ग्लास का। लगा दो भाई, वाटर और गिलास में ऑप्शन ढूंढ लो। वाटर और ग्लास का ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा, सीधे सीधे। आ जाओ फिर से इसको मूव करते हैं। एक तो यार ये पीडीएफ में ऊपर नीचे मूव करते रहते। देखो भाई किस किस का बनेगा? वाटर है ग्लास का, वाटर है ग्लास का ढूंढ लो भाई। कौन कौन सा है? ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ग्लास एंड वाटर का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डी ना होगा या ना भाई, हमेशा आंसर सोचना जाता है। वाटर, वाटर एयर का नहीं होगा बच्चे, एयर तो दिया ही नहीं है। इन तीनों में से ऑप्शन चूज करना था। इसका आंसर ग्लास एंड वाटर है। चलो एक क्वेश्चन और जल्दी से कर लो, ये वाला भी खत्म हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही है, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज इतना। ये वाला क्वेश्चन मैं ना करूंगा, सच बता रहा हूं, मैं ना करूंगा, आप लोग करोगे। द साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल,
पता है इस लाइन का मतलब क्या होता है? द साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल। साइन मतलब साइन की बात कर रहे हैं, क्रिटिकल एंगल मतलब आईसी। आईसी की वैल्यू बताओ, साइन आईसी की वैल्यू पूछ रहे हैं वो इस लाइन से। फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्लास इंटरफेस। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? म्यू दे रखा है 1.62। अब ये भी मेरे से करवाओगे यार, बताओ मेरे को। साइन आईसी की वैल्यू ना बता सकते हो? जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन जाएगा, खुद ही बताओ चलो। इसने बच्चा ये वाला समझा दे रहा हूँ, पहले इन बच्चों को करना दो। जिन जो बच्चे कर सकते हैं देखते हैं कौन कौन कर सकता है। दीपांशु ने लगा दिया बी लग रहा है। दीपांशु का आंसर बी आ रहा है। और किसी का? म्यू दे रखा है, साइन आईसी की वैल्यू पूछ रखी है यार, बताओ। बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। बोला डायलॉग सुना, छोटी बच्ची होकर। वही वाला क्वेश्चन है ये, वही वाला। नैना का भी बी आ रहा है, याया का 0.6 आ रहा है, यानी कि बी की बात कर रहे हो याया भी, नितिन भी, हरजोत भी बी की बात कर रहे हो। जीत गो, जीत गो पक्का। सब तो सही आंसर निकालोगा, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। आ जाओ। देखो भाई, साइन आईसी का वैल्यू, इसने साइन आईसी की वैल्यू 1 में म्यू हो गए है। साइन का साइन डालो, आईसी का आईसी डालो यार। 1 में म्यू, म्यू सीधे सीधे दे तो रखा है 1.62 यार। 1.62 की वैल्यू पुट कर दो, इसको सॉल्व कर दो। साइन का साइन आएगा, आईसी का आईसी आएगा, पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर जाके 100 हो जाएगा, 162 हो जाएगा, 162 और 100 तो कितने बार में कटेगा? 16 पंचे 80, 16 के 96। हाँ बिल्कुल सही है, 0.6 में जाएगा। 0.6 में जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जीत गो, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। 0.62 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर एस एफ मार्वल, अनीसा ने भी बता दियो, करण ने बता दियो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इंटेलिजेंट हो रहे हो आप लोग। और शेर बताओ, उसने बेचारा भगी गया। चलो आ जाओ, कोई ना। एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ठीक है? तो कितने सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए आपके? सबसे पहले सेमीकंडक्टर वाला रिवाइज हो गया है ना। दूसरा इसके बाद हमने क्या किया था? सेमीकंडक्टर के बाद हमने ये फोकल लेंथ वाला, रे ऑप्टिक्स का एक टॉपिक पूरा रिवाइज हो गया, कॉम्बिनेशन वाला, है ना। और फिर आपका ये ऑप्टिक फाइबर वाला एक टॉपिक रिवाइज हो गया। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन आज का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 30। और ये पीडीएफ मैं आपको अभी भेज दूंगा, टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा। तो बाकी अगर जो पीडीएफ होंगे वो देख लेना। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा। इंडक्शन कुकर की बात कर रहे हैं ये, इंडक्शन कुकर की बात कर रहे हैं। इंडक्शन कुकर कहाँ पे आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहाँ पे होता है मुझे बताओ। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहे हैं यार। सबको समझ में आ गया टॉपिक का, है समझ में आ गो। चलो मूव करते हैं आपको। अब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, हम बताओ हमको, हम ना पढ़ेंगे पैराग्राफ, हम तो मूव करेंगे क्वेश्चन पे सीधे। क्वेश्चन पे मूव करेंगे, आ जाओ। कहाँ पढ़ रहा हम पैराग्राफ, आगे बढ़ जाओ भाई। ये रो, कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है वो दिखा दूंगा मैं आपको एक बार। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए और बी आपके स्क्रीन पे है, चलो पढ़ लो जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है ये वाला, ये वाला। इफ द इंडक्शन कुक टॉप इज कनेक्टेड टू द डीसी सोर्स इंस्टेड ऑफ एसी, क्या होगा? बंद हो जाएगा, चलेगा ही नहीं यार। अगर जो हमारा इंडक्शन चूल्हा होता है उसमें एसी सप्लाई की जगह में बैटरी जोड़ दोगे, चलेगा ही नहीं। काहे नहीं चलेगा? क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी होवे है 0, फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो बार बार चेंज थोड़ा होगा। एसी बार बार चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से इंडक्शन होता रहता है। समझ रहे हो? अब एसी जोड़ोगे तो इंडक्शन होगा ना, और डीसी जोड़ दोगे उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, चलेगा ही नहीं, बुझ जाएगा, बंद हो जाएगा। भाई साहब ढूंढ लो ऑप्शन। द फूड विल टेक लेस टाइम, अच्छा पकेगा ही नहीं यार। फूड विल टेक मोर टाइम, चल। फूड विल नॉट कुक, हाँ ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है भाई साहब, सी। मोर पावर विल कंज्यूम, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा यार। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने एसी को हटा के डीसी लगा दिया इंडक्शन चूल्हा में, काम ही नहीं करेगा, चूल्हा बंद रहेगा वो। चलो भाई साहब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर बी, बी पे दीपांशु देखो। क्वेश्चन नंबर बी कह रहे हो द म्यूचुअल इंडक्शन M12, म्यूचुअल इंडक्शन की बात है, इंडक्शन इंडक्शन इंडक्टेंस है, सॉरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 ऑफ द कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इंक्रीज व्हेन दे आर ब्राउट। अच्छा इस टाइप में क्वेश्चन ना सीधे से फॉर्म लिख लिया करो। मैं दोनों फॉर्म लिख देता हूँ। सेल्फ इंडक्टेंस L, L वेक्टर लगा रहा हूँ, बताओ। सेल्फ इंडक्टेंस L, L का फॉर्मूला जो होगा वो होता है, दोनों का लिख दे रहा हूँ मैं, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में L, जब कैपिटल N की बात करेंगे, और म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू में L, ये वाला फॉर्मूला स्मॉल n में। कैपिटल N मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न, स्मॉल n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ।
एक तो एल का फॉर्मूला और म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिख लो यार, म्यू नॉट N1 N2 A by L, और दूसरा फॉर्मूला होता है अनामिका म्यू नॉट N1 N2 A इंटू में L। इस समय तो ये दोनों फॉर्मूले याद होना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बनते हैं इस टाइप के, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आया तो है। सुनो अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इंक्रीज व्हेन दे आर ब्राउट नियर, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ सकती है, बात तो सही कह रहे हो, क्योंकि पास लाएंगे तो ये वाली वैल्यू घटेगी, एम की वैल्यू बढ़ सकती है। और क्या कह रहे हैं, डिपेंड्स ऑन द करंट, करंट को, करंट कहीं पे है ही ना, करंट पे डिपेंड ना कर तो है। और ऑप्शन पढ़ लो भाई साहब, इतनी जल्दी नहीं करनी की हो रही है, मैं इस फॉर्मूले को मिटा रहा हूँ तभी मैं ऊपर मूव कर पाऊंगा। चलो नहीं, बिना बिना फॉर्मूले मिटाए तो मूव कर सकता हूँ मैं, ये देखो। ये ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी, जल्दी से ऑप्शन सी और डी देख लो। ऑप्शन सी डी क्या कह रहे हैं, इंक्रीज व्हेन वन ऑफ देम रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। ओहो नो मैन, ये भी नहीं, क्यों? अरे एक्सिस मतलब हो है जैसे ये कॉइल है, ठीक है, इसी एक्सिस, ये वाला है ना, ये वाला, जैसे ये पेन है अपने पास, तो इसको ऐसे ऐसे नहीं घुमा रहे, ये ऐसे ऐसे घुमाते तब म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज होता है, ये बात सही है, लेकिन वो घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे करके गोले पे ही, उसी एक्सिस पे ऐसे ऐसे, जैसे सिलेंडर को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, इस केस में नहीं होता बच्चा। इज द हाफ ऑफ M21 coil of coil 2 with respect to 1। अरे यार ये तो और ऑप्शन गलत हो गया, ये कह रहे हैं, कहना चाहते देखो हमेशा याद रखना, M12 बराबर होता है M21 के, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पूछे या फिर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पूछे, बराबर होता है यार हमेशा, हाफ हाफ ना होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। चलो मूव करते हैं अपने पहले के दो इनिशियल ऑप्शन पे, जो सा ऑप्शन सही होगा वो लगा देंगे, इसको मिटा दो। आयो तो इन सब के थ्रू करंट पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो मोस्ट सुटेबल आंसर वाला कॉन्सेप्ट है ये, मोस्ट सुटेबल आंसर जाएगा बच्चों इसका ए, करंट पे डिपेंड ना कर तो है, वो दो ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो, तो ये हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना जरूरी था, देखा फॉर्मूला रिवीजन करवा दिया ना मैंने। ऐसे करके बच्चों जब सुनते रहो ना बार बार और फॉर्मूला लिखते रहोगे, अपने हाथ से लिख लिया करो अपने छोटे नोट में, तो आपको ये लंबा याद रहेगा। इसका तो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी कर लेना इसका। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे मूव करते हैं दीपांशु। देखो भाई ज्यादा क्वेश्चन ना, दो क्वेश्चन और रहेगा, ए और बी हो गया, सी और डी बचो होगा। आ जाओ सी वाला क्वेश्चन, ये रहो, सी वाले क्वेश्चन में और भी है, चलो कोई ना और वाला भी कर लेंगे आज दीपांशु के लिए, मैं सारे क्वेश्चन कर दूंगा मैं देखो ऑप्शन नंबर सी, जो है क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सर्किट द बल्ब विल बिकम सडनली ब्राइट। इसका आंसर बता सकते हो तो बताओ, पढ़ो पढ़ो मुझे आंसर बताओ, इसका आंसर कोई बता सकता है तो बताओ मेरे को, मैं ऑप्शन आपका कमेंट चेक करना स्टार्ट करता हूँ इस सब। एक मिनट, जल्दी से इसका आंसर बता सकते हो तो बताओ मेरे को, जल्दी बताओ कौन कौन इसका आंसर बता रहा है ऑप्शन सी का। डी बता रहे हो क्या, डी तो सर मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ, मेरे ख्याल से मेरे को बस आ नहीं रहा। एक मिनट बस, कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा डी बता रहे हो, स्नेहा ने बी बताया इसका ऑप्शन। देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन में से एक है, इसी में कई बार आयरन रॉड डाल देते हैं, वो कहते हैं फिर बता ब्राइटनेस का क्या होगा। आयरन मैं दोनों क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, दोनों देखो कछु नहीं होता। अगर ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आयरन रॉड डालने वाला या फिर इस टाइप का क्वेश्चन इंडक्शन का, अगर इसमें आपने कोई सॉफ्ट आयरन डाल दिया, आंख बंद करके याद रखना ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट आयरन डालने पे अपोजिट डायरेक्शन में करंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो मेन करंट है वो रिड्यूस हो जाएगा और ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ये तो हो गया बहुत पुराना क्वेश्चन, जो मैंने आपको शायद लाइव आके करवाया भी है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को, जो ये मेन क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कौन आंसर होगा उसमें। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ बल्ब सडनली कब ब्राइट करेगा। इसका आंसर मैं बहुत अच्छे से याद कर रहा हूँ, बताओ इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, इन द फॉलोइंग सर्किट बल्ब विल सडनली ब्राइट, जब भी वो क्वेश्चन ऐसा बोले ना सडनली ब्राइट कब मिलेगा, और ऑप्शन ऐसे देखो कि सर्किट को हम ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, ऐसा कुछ दे रखा हो, तो इस टाइप में याद रखना। बहुत फेमस राइम है, कहते हैं कि जिसका दिया बुझने वाला होता है वो फड़फड़ाता बहुत है। सुना है ना ये लाइन, जब किसी का बत्ती बुझने वाली होती है तो वो ज्यादा चिल्लाता है उस टाइम पे, तो जब दिया बुझने वाला हो तभी फड़फड़ाता है, यानी कि जैसे आप सर्किट बंद करने जाओगे तो जाके उसकी ब्राइटनेस एकदम से अचानक हाई हो जाती है। इंडक्शन से भी समझा देता हूँ, ये तो मुहावरा था। ऑप्शन ढूंढ लो, कॉन्टैक्ट इज ब्रेक एन, ऑप्शन नंबर सी। क्यों ऐसा क्यों होता है कि मान लो जैसे हमने सर्किट कनेक्ट कर रखा है तो इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, लेकिन जैसे सर्किट ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो इंडक्शन होगा, देखो सर्किट ब्रेक करने से करंट कम होने लग जाएगा, राइट।
आई से 0 तक पहुंचने की कोशिश करेगा, जैसे हम सर्किट ब्रेक करने की कोशिश करेंगे उस पर्टिकुलर कुछ सेकंड में। तो जैसे हम सर्किट ब्रेक करेंगे तो करंट होने लग जाएगा डिक्रीज, जिसकी वजह से इंडक्शन होगा और इंडक्शन करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा, एकदम से हाई करने की कोशिश करेगा, और करंट बढ़ेगा तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। लेकिन हम ना मानेंगे, हम तो स्विच को बंद कर देंगे तो बुझ जाएगा भाई बाद में। सबको समझ में आया? आयरन रोड डालते ही कम हो जाएगा, और जब स्विच को बंद करोगे तब अचानक से फड़फड़ाएगा, वो ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगा। याद ही कर लेना इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत घिसे पिटे क्वेश्चन है यार, हर बार यही पूछे जाते हैं। चलो भाई साहब मूव करते हैं। आयरन रोड डालने पे डिक्रीज और बंद करते समय इंक्रीज, याद रखना। चलो 2 क्वेश्चन और रह गए, और वाला और डी वाला लास्ट। मजा आ गया भाई साहब। देखो और वाला क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, छोड़ेंगे ना भाई साहब हम इसको। देखो अब सारा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, 2 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है, या मेरी बात सुनो हरजोत अनिसा में, तो देखो क्वेश्चन कह रहा हो ये वाला, नैना द सेल्फ इंडक्टेंस एल। देखो अभी मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखा था, अभी सेल्फ इंडक्टेंस का लिखना पड़ेगा। मैं नहीं लिखूंगा यार, आप लोग लिखोगे, आप लोग बताओगे, अभी तो लिखा था मैंने दोनों फॉर्मूले। द सेल्फ इंडक्टेंस एल ऑफ द सोलेनोइड ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ए, एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखा है, विद द फिक्स नंबर ऑफ टर्न एन, कैपिटल एन की बात कर रहे हैं। चलो लिख देता हूँ यार आप लोगों के लिए, आप भी क्या याद रखोगे, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, ये वाला फॉर्मूला हो गया अपने पास। ओके तो एन इंक्रीज एज, बताओ म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीज कब होगा? देख लो भाई साहब, एल और ए इंक्रीज करने पे नहीं, एल इंक्रीज करोगे तो डिक्रीज हो जाएगा यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। एल डिक्रीज होना चाहिए, ए इंक्रीज होना चाहिए, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। किस किसने बता दिया? स्नेहा ने बता दिया, दीपांशु ने बता दिया, बहुत बढ़िया, नैना ने बता दिया, तुषार ने बता दिया, नामिका ने, नितिन ने और तुषार ने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऑप्शन देखते ही समझ में आ गया, फॉर्मूला था नहीं। चलो बहुत बढ़िया, अनिशा मैं तुम्हें बताता हूँ, सबको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो ना है? देखो एल को कम करोगे तभी एल बढ़ेगा, और ए को बढ़ाओगे तभी एल बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना ये, इसलिए। चलो इसको मिटाते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास पे आते हैं, मजा आ गो, फिर मैं आपको दूंगा होमवर्क। देखो भाई दीपांशु, करण साहू, देखो बच्चा, व्हाट हैपन, अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, व्हाट हैपन्स इफ द नॉन फेरोमैग्नेटिक यूटेंसिल आर केप्ट ऑन द कुकटॉप। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस में से एक है, ऐसा क्वेश्चन तो आना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आ जाए तो क्या करोगे, ये मोस्ट सुटेबल वाला आंसर होते हैं भाई साहब। देखो ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके पहले, हर बार मैंने 2-3 बार जगह ये क्वेश्चन देखा था, उसमें अलग अलग जगह अलग अलग ऑप्शन थे। इसमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हो कि व्हाट हैपन टू द नॉन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, रख दिया अगर हमने, जो हमारा इंडक्शन कुकर होता है उस पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ही डालते हैं हम असलियत में, ताकि उसमें एडी करंट बन सके और उसमें इंडक्शन हो सके करंट का, समझ रहे हो? क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ही इंडक्शन सबसे ज्यादा होते हैं, और जितना ज्यादा एडी करंट बनेगा उतना ज्यादा हीट अप होगा वो, ऐसा मान लो। ठीक है भाई, क्वेश्चन कह रहा है अगर हमने नॉन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यूज किया जो फेरोमैग्नेटिक नहीं है, तो क्या होगा? द हीट विल बी हैपन रिगार्डलेस, बहुत ज्यादा हीटअप हो जाएगा, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। द डिवाइस विल स्टॉप वर्किंग, एक ऑप्शन है, प्रोबेबिलिटी है। द हीट विल बी स्लो, ये भी एक ऑप्शन है। द कुक विल बी हीटअप, कुक टॉप हीटअप हो जाएगा इंस्टेड ऑफ यूटेंसिल, नहीं कुक टॉप तो हीट नहीं होता, थोड़ा बहुत हो भी सकता है। तो इसका आंसर मोस्ट सुटेबल बी और डी में से एक होगा बच्चों। देखो ऑप्शन ये ऐसे दे रखे हैं कि कुछ नहीं कर सकते हैं, और मैं अगर आपकी जगह होता तो मोस्ट सुटेबल आंसर लगाता मैं कौन कौन सा, तो कुक टॉप विल बी हीट अप इंस्टेंटली, यूटेंसिल गर्म नहीं होगा, कुक टॉप हीट हो जाएगा, ये एक ऑप्शन अच्छा है। और द डिवाइस विल स्टॉप वर्किंग, नहीं डिवाइस तो फिर भी चलता ही रहेगा, उसकी जगह में फेरोमेट्रिक सब्सटेंस डाल दो तब भी काम करने लग जाएगा, तो मोस्ट सुटेबल आंसर डी जाएगा बच्चों इसका। लेकिन फिर भी इसका एक बार ना आंसर चेक कर लेना कहीं पे, और इंटरनेट में ना सही से पढ़ा करो, क्योंकि कई बार ऑप्शन 2 अलग अलग जगह गलत होते हैं, एक जगह गलत दे रखा है, एक जगह सही दे रखा है, ऐसा होता है, तो इसका आंसर पढ़ लेना। मोस्ट सुटेबल आंसर मेरे ख्याल से डी जाना चाहिए। बी भी हो सकता है, लेकिन अनिशा में तो चेक कर लेना बच्चा एक बार, मैं तो ये कहूंगा बी और डी में से कुछ एक हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, और मेरे हिसाब से मोस्ट सुटेबल आंसर डी जाना चाहिए। चलो भाई एक मिनट को जानने का नहीं, अभी जानने का नहीं, मैंने बताया था ना कि बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, मैं क्वेश्चन लेके आया था आप लोग के लिए। देखो अभी तक जितने भी हमने केस स्टडी किए उसमें सारे बहुत फेमस टॉपिक थे, और जिसका आपने थ्योरी रिवीजन भी कर लिया, फॉर्मुला रिवीजन भी कर लिया है ना, अब आपको याद भी रहेगा, जहन में भी रहेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, जो पैराग्राफ दे रखा होता है ना, कुछ में पढ़ना पड़ता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मेरे ख्याल से, इसमें ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा अभी आपके पास, ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली लो, अगला ही क्वेश्चन है।
देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या है तो फिर से पीएन जंक्शन का ही क्वेश्चन, सबको दिख गया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पीएन जंक्शन का ही क्वेश्चन है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को कब पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से जब देखोगे तो पूरा, अगर सिर्फ पैराग्राफ होता तो मैं नहीं पढ़ता इसको। लेकिन इसके पैराग्राफ में बीच में देख रहे हो वैल्यूज दे रखे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज, ये देख रहे हो, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखे हैं, ये सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखे हैं। जब ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखे हो बच्चों, इनको पढ़ पढ़ के गिवन अलग से लिख लेना, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल इन पे ही बन जाता है। जैसे बैरियर पोटेंशियल दे रखा है, बैरियर पोटेंशियल मतलब इसका वोल्टेज 0.4, डायोड वाला केस है ये। जैसे ना ये 0.4 दे दिया, ये 3 दे दिया, फिर से माइनस करना पड़ेगा। याद आया पहला क्वेश्चन आज का, फिर से माइनस करने वाला केस है ये। करंट कितना फ्लो कर रहा है, मैं इसमें करेक्शन करना चाहूंगा, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था। 20 मिली एम्पियर मत लेना, ये मिसप्रिंट है। आप इसमें सिर्फ 2 मिली एम्पियर लोगे तो जाके आपके आंसर सॉल्व होंगे सही से। 2 मिली एम्पियर है बच्चों। देखो इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, जिस बच्चे ने इस साल का ये पेपर अटेम्प्ट तक किया होगा उसको पूरे नंबर मिलेंगे। इसलिए कहते हैं सीबीएसई बोर्ड में एक भी क्वेश्चन पेपर छोड़ के नहीं आने। क्लियर। अब इसमें 2 मिली एम्पियर लेना तो ये आंसर आपका सही निकलेगा। जैसे करंट दे दिया, इसका वोल्टेज दे दिया, इसका वोल्टेज दे दिया, और कुछ दे रखा है, 3 वोल्ट तो हमें दिख ही रहा था, यहाँ पे 3 वोल्ट दिख ही रहा था बस। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा पैराग्राफ भी एनालाइज करना पड़ता है, तब जाके आप इसके न्यूमेरिकल वाला पार्ट सॉल्व कर पाओगे। तो चलो मैं आपको पूरा पीडीएफ ग्रुप में भेजता हूँ। बहुत मजा आया मेरे को, थैंक यू सो मच फॉर दिस लाइव क्लासेस। मजा तो बहुत आता है, लेकिन देखो प्रिपेयर होकर आने में मजा आता है। आके फालतू में टाइम वेस्ट करो आप लोगों का तो मजा नहीं आएगा ना। उससे अच्छा तो है कि आप अपनी कॉपी रिवाइज कर लिया करो, इसलिए नहीं आता मैं कभी कभी। चलो ये पीडीएफ मैं आपको भेजता हूँ और मिलते हैं आपको शाम में। मैं आपको बहुत अर्ली 4 बजे के आसपास इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर हम शाम में क्लास लेते तो सैम्पल पेपर के साथ उपस्थित हो जाएंगे वापस, बहुत मजा आएगा। चलो मैं भेजता हूँ उसको टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे भी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, ठा ठा, बाय बाय, बाय 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 बाय। हरजोत क्या कहना चाहते हो? आई हैव क्वेश्चंस बट इट वाज अ डायग्राम क्वेश्चन, कैसे पूछूं? क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो एक काम करो, मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, वहां से आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना और उस व्हाट्सएप से आप मेरे को क्वेश्चन पूछ लेना। उस लिंक को मैं डिलीट कर दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा आपके कमेंट में ही, ठीक है? अरे नहीं यार, रो दूंगा मैं। दीपांशु नहीं, नंबर नहीं प्लीज। मैं भेजता हूँ हरजोत, मैं आपको लिंक भेजता हूँ जिससे आप व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो जाओगे, फिर आप अपने क्वेश्चन पूछ लेना। आई एम फोर श्योर हेल्प करूंगा मैं आपकी। चलो बाय बाय बच्चों, बाय 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 बाय।